नमस्कार साथियों, हमारी YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह वीडियो फिजिक्स का वीडियो है और इस वीडियो में आप यांत्रिकी यानी मैकेनिक से 25 क्वेश्चन को देखेंगे और 25 के 25 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी रिसेंट में जो ट्रेंड्स चला है कि आप देखेंगे कि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक दो न्यूमेरिकल को भी शामिल किया हूँ और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यकीनन मैं कहता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है डाइन। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। देखिए, बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप देखिएगा कि एक एसआई यूनिट से ज़रूर क्वेश्चन पूछे, एक से दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर कितनी कार्य होगा, है ना? कितना कार्य होगा, यानी किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर कितना कार्य होगा? ऑप्शन ए है 2 जूल, ऑप्शन 2 है 1/2 जूल, ऑप्शन सी है 32 जूल और ऑप्शन डी है 16 जूल। तो देखिए, यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी का जो 71 का एग्जाम था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया था वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि W बराबर F/S, इसी फार्मूला को हम यहाँ पे लगाएंगे। वर्क का F हमारा जो है ना फोर्स दिया हुआ है कितना, 8 न्यूटन, और आपका क्या है S जो है ना डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, तो ये आपका 4 है। तो 8 चौके 32 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 जूल इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है कोबाल्ट और ऑप्शन डी है ओम। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की जो इकाई है वो आपका टेस्ला है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेस्ला होगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, एसआई पद्धतियों में लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है ओप्टर और ऑप्शन डी है मीटर। तो एसआई पद्धति में यानी एसआई यूनिट में लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो लेंस की शक्ति की इकाई जो होती है ना, वो डायोप्टर से मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी है श्यानता बल के कारण, ऑप्शन सी है प्रत्यास्थता और ऑप्शन डी है घर्षण बल, है ना? तो शेविंग ब्रश जो होता है, जब पानी से जैसे ही उसको निकालते हैं तो ये सारे शेविंग ब्रश का जो बाल होता है वो आपस में चिपक जाते हैं। ये पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, शेविंग ब्रश का जो जितना भी उसका जो बाल होता है वो आपस में चिपक जाते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचने लगते हैं? ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी है श्यानता बल के कारण, ऑप्शन सी है प्रत्यास्थता के कारण और ऑप्शन डी है घर्षण बल के कारण, है ना? तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े को जैसे ही जल की सतह पर रखते हैं तो वो नाचने लगते हैं। यह भी क्यों होता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण कपूर को जब पानी में रखते हैं तो पानी के सरफेस पर, सतह पर वो नाचने लगता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव में क्या अंतर होता है?
जब शुद्ध जल में कोई भी डिटर्जेंट को डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन में क्या अंतर होता है? ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है परिवर्तित रहता है। यहाँ पे अपरिवर्तित होना चाहिए ना, अपरिवर्तित रहता है। और ऑप्शन डी होता है अनंत बढ़ते जाता है यानी कंटिन्यू बढ़ते जाता है। तो शुद्ध जल में जैसे ही डिटर्जेंट को डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो है ना वो घट जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल का जो पृष्ठ तनाव होता है घट जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि किरासन तेल जैसे ही हम पानी में या नाली वाले पानी में डालते हैं तो उस पर जितने जो मच्छर बैठे होते हैं वो सारे डूब के मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम नाली वगैरह में या जमा हुआ पानी में किरासन तेल को डालते हैं तो पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है और मच्छर जो है ना पानी के सरफेस पर से ना बैठ के वो सीधे पानी में डूब जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की स्तर की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन ए है दुगुनी हो जाती है, ऑप्शन बी है आधा रह जाता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी जो है शून्य हो जाती है। तो केस नली का व्यास जो है ना, केस नली का व्यास जब दुगना करते हैं तो उसमें चढ़ने वाले जल स्तर जो होता है ना वो आधा रह जाता है। कितना रह जाता है? आधा रह जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आधा रह जाता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी है केपलर का सिद्धांत और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है ना काम करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है पास्कल ने दिया था, ऑप्शन बी ने आर्किमिडीज ने दिया था, ऑप्शन सी ने केपलर ने दिया था और ऑप्शन डी फ्लेमिंग ने दिया था। तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत जो है ना ये आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ग्रीस। तो आर्किमिडीज जो थे ना यह महान वैज्ञानिक थे और यह ग्रीस यानी यूनान से संबंधित थे, है ना, यूनान से यह संबंधित थे आर्किमिडीज। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? ऑप्शन ए है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, बी में है 9.6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी में है 29.4 मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी में है 39.3 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर जो होगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी है भार, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है घनत्व। तो देखिए, वस्तु की मात्रा को अगर हम बदलते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा, भार में भी परिवर्तन होगा और द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा, लेकिन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते रहते हैं? ऑप्शन ए है निम्न दाब, ऑप्शन बी है निम्न घनत्व,
ऑप्शन सी है निम्न श्यानता और ऑप्शन डी है निम्न तापमान। तो बादल जो है ना वो वायुमंडल में निम्न घनत्व के कारण क्या होते हैं, वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्न घनत्व हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। ऑप्शन ए है गर्म मौसम, ऑप्शन बी है आंधी की संभावना, ऑप्शन सी है सिर्फ वर्षा और ऑप्शन डी है सर्द मौसम। तो देखिए बैरोमीटर में जब उसका पाठ्यांक जो होता है अचानक अगर गिरने लगता है तो समझिए कि आंधी तूफान आने की संभावना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, आंधी तूफान की संभावना होगी, है ना। उसके बाद चलते हैं, और अगर बैरोमीटर का जो पारा होता है धीरे धीरे नीचे आए तो वर्षा होने की संभावना होती है, और जब ऊपर जाता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन ए है चली हुई गोली, ऑप्शन बी में है बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी है चलता हथौड़ा और ऑप्शन डी है खींचा हुआ धनुष। तो देखिए यहाँ पे चली हुई गोली में भी गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी में भी है, चलता हथौड़ा में, लेकिन खींचा हुआ धनुष में ना स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यही पूछा गया है कि इनमें से गतिज ऊर्जा किस में नहीं, तो खींचा हुआ धनुष में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा स्थित होता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालना किस क्रिया के कारण होता है। ऑप्शन ए है अपकेंद्री बल, ऑप्शन बी है अभिकेंद्री बल, ऑप्शन सी है गुरुत्व बल और ऑप्शन डी है घर्षण बल। तो देखिए दूध से जो मक्खन निकाला जाता है वो अपकेंद्री बल के कारण होता है, और इसी सिस्टम के हिसाब से आप देखिएगा वॉशिंग मशीन जो होता है ना, वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा धोया जाता है वो भी अपकेंद्री बल के ही कारण होता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षणों के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है हेलीकॉप्टर, ऑप्शन बी है जेट, ऑप्शन सी है विमान और ऑप्शन डी है स्टीमर। तो रैखिक बल के संरक्षणों के आधार पर जेट जो होता है ना, जेट आप देखते होंगे आकाश में जो वायुसेना का जेट विमान जो उड़ता है वो कौन सा, तो ये रैखिक बल के संरक्षणों के रैखीय संवेग संरक्षण जो होता है ना उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा। भारहीनता का मतलब है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो शून्य हो रहा है, तो उस कंडीशन में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा, अधिक लंबा हो जाएगा, अधिक छोटा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा या वही रहेगा। तो भारहीनता के स्थिति में मोमबत्ती का जो लौ होता है, मोमबत्ती जलने का जो लौ होता है, फ्लेम होता है, उसका जो ज्वाला का जो आकार होगा ना वो गोल हो जाएगा भारहीनता के अवस्था में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी का मान जो होता है ना, यानी पृथ्वी के पलायन वेग का जो मान होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर हम अंतरिक्ष में किसी चीज़ को भेजते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम ना करेगी और यह अंतरिक्ष में यह वस्तु जो है ना वो चला जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है उष्मा ऊर्जा और ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए घड़ी के स्प्रिंग में जो होता है ना वो स्थितिज ऊर्जा जो है ना वो मौजूद होती है। आप देखिएगा जो पहले के ज़माने में जो चाबी वाला जो घड़ी होता था या खिलौना वगैरह में हम क्या करते हैं, चाबी का इस्तेमाल करके उसमें क्या करते हैं, चाबी को पूरा फुल टाइट कर देते तो खिलौना नाचने या चलने लगता है। उसी तरीके से घड़ी में भी होती है। तो यह जो होता है ना ये आपका क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा को उसमें
भंडारित कर लेता है। तो घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है केपलर और ऑप्शन डी है टॉलमी। तो गति को सर्वप्रथम जो है ना वो न्यूटन ने परिभाषित किया था। किसने? न्यूटन ने परिभाषित किया था। और देखते होंगे कि गति का नियम, देखिए न्यूटन के जो प्रथम लॉ जो है ना उससे हमें गति के नियम प्राप्त होती है ना। तो ये गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो न्यूटन ने किया था। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? देखिए अभी जनरली गाड़ी वगैरह में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है या हाइड्रोलिक जो टेलर वगैरह होता है, तो वही पूछा गया है कि द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है पास्कल नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन नियम, ऑप्शन सी है थॉमसन नियम और ऑप्शन डी है बर्नौली नियम। तो द्रव चलित ब्रेक जो है ना ये पास्कल नियम के अनुसार कार्य करता है। ध्यान में रहे, किसके नियम के अनुसार? पास्कल नियम के अनुसार कार्य करता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है जड़त्वाघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन बी है द्रव्यमान गुणे कोणीय वेग, ऑप्शन सी है रेखीय वेग इंटू कोणीय वेग और ऑप्शन डी है द्रव्यमान इंटू रेखीय वेग। तो देखिए कोणीय वेग जो होता है ना वो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है। तो ये था हमारा आज का फिजिक्स का 25 क्वेश्चन। यकीन के साथ मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपको मज़ा आया होगा और साथ ही साथ आप ये देखिए कि इस 25 क्वेश्चन में आप पहले से कितने क्वेश्चन को जानते थे। देखिए अभी से अगर आप कंटिन्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका एक सीट पक्का है, आपकी नौकरी पक्की है। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में लिंक को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।